हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया को कॉमन लैंग्वेज में लेजी आई भी कहते हैं। एम्ब्लाई का मतलब है डलनेस एंड ऑप्स का मतलब है विजन। सो दिस इज डलनेस ऑफ विजन। अब कभी पेशेंट आता है क्लिनिक में और वो कंप्लेन करता है कि मैम मुझे इस आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका उसे तब पता चला जब एक आँख को उसने कवर करके देखा, जो उसकी नॉर्मल आई थी उसको कवर करके देखा। या फिर पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि उसे एक आँख से कम दिखाई दे रहा है या दोनों आँखों से कम दिखाई दे रहा है, स्पेशली बच्चों में। और जब हम उनका विजन करवाते हैं तब हमें पता चलता है कि एक आँख में विजन नहीं है ना। और इसके पीछे जब आप एग्जामिन करते हैं उसका, जब आप रेटिना चेकअप करते हैं तो कुछ भी ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है। और इसके कई कॉजेज़ होते हैं जो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो ये क्यों जानना ज़रूरी है एम्ब्लायोपिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो एज कंसल्टेंट भी आपको काफ़ी पता होना चाहिए एम्ब्लायोपिया का रीज़न क्या है और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। येस, एम्ब्लायोपिया इज ट्रीटेबल अगर हम सही टाइम पे डिटेक्ट कर लें तो, स्पेशली बच्चों में। ठीक है, तो एम्ब्लायोपिया जो होता है ना, उसकी डेफिनेशन ही है, उसका डेफिनेशन है एक्चुअली ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना। क्यों चाइल्डहुड में इंपॉर्टेंट है ना, चाइल्डहुड में ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर किसी आँख से नहीं दिखाई देता है, अगर ब्रेन में और रेटिना से जो कॉर्टिकल आपके जो ब्रेन है वहाँ तक जो मैटर है उस तक अगर सिग्नल्स प्रॉपर्ली नहीं जा रहे होते हैं तो ब्रेन को क्या लगता है इस आँख में विजन नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही आदत डाल दूंगा। उसको जो इसके कनेक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं और हमेशा के लिए उस आँख में विजन कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसकी डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एम्ब्लायोपिया की डेफिनेशन क्या है, काफ़ी लंबी सी डेफिनेशन है, आप एग्जाम में लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं और वाइवा में भी खुश हो जाते हैं अगर आप एम्ब्लायोपिया की डेफिनेशन बताओ, आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। तो अभी मैं बताती हूँ कि एम्ब्लायोपिया इज यूनिलैटरल और बाइलैटरल डिक्रीज ऑफ बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। इसका मतलब क्या है कि या तो एक आंख में होगा या तो दोनों आंखों में होगा। एंड देयर इज डिक्रीज इन बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी बेस्ट करेक्टेड मतलब रिफ्रैक्टिव एरर जब आपने करेक्ट कर दी, जब उसको हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया था उसको करेक्ट कर दिया, एस्टिग्मेटिज्म था, उसके बावजूद पूरा विजन नहीं आ रहा होता है, वो इस पहली लाइन का मीनिंग है। तो BCVA करना होता है, उसको BCVA बोलते हैं। और क्यों होता है, दैट इज कॉज बाई फॉर्म डेप्रीवेशन। ठीक है, फॉर्म डेप्रीवेशन और एबनॉर्मल बाइनोकुलर इंटरैक्शन या फिर बोथ, ऐसे करके लिखा है। तो फॉर्म डेप्रीवेशन मतलब कि इमेजेस ब्लर बन रही होती हैं, है ना, किसी एक आंख में इमेज ब्लर बन रही होती है। क्यों इमेज ब्लर बन रही होती है, क्योंकि एक आंख में सपोज कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है, या फिर कोई जैसे कॉर्नियल ओपेसिटी है ना, आगे अगर कैटरैक्ट है तो लाइट वहाँ पूरी पास करेगी ही नहीं रेटिना तक, तो ब्रेन को सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे। ठीक है, और एबनॉर्मल बाइनोकुलर इंटरैक्शन का मतलब है जैसे कि स्ट्रैबिस्मस में भी ऐसा होता है, एक आई डेविएटेड रहती है तो दोनों आंखों में क्या होता है कि उसको लगता है कि अरे इस आंख से तो मुझे ब्लर दिखाई देता है। स्ट्रैबिस्मस के पेशेंट में अक्सर आप देखोगे कि उस पेशेंट को डेविएटेड आई से कम दिखाई देता है और वो हो जाता है एम्ब्लायोपिया, अगर ये चाइल्डहुड में ही सेट इन हो गया हो तो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, है ना, यानी इमेजेस का ब्लर होना भी हो सकता है और आपका जो स्क्विंट है वो भी हो सकता है, दोनों को एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसकी वजह से यूनिलैटरल और बायलैटरल डिमिनिशन ऑफ विजन होता है इन बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी। ठीक है, और फिर आगे लिखा है इसमें कि फॉर विच, ठीक है, फॉर विच नो ऑर्गेनिक कॉज इज डिटेक्टेड बाय फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई। इसका मतलब है कि जब आप पीपल को डायलेट करके फंडस देखेंगे ना, जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें कोई भी ऐसी पैथोलॉजी नहीं दिखती है, आपका रेटिना हमेशा अक्सर नॉर्मल दिखता है ना, तो आपको लगेगा कि इसका विजन क्यों कम है, आपकी डिस्क ठीक है, मैकुलर ठीक है, रेटिना ठीक है, तो कोई कॉज आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हो। ये इस लाइन का मीनिंग है। फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, एंड विच इन, ठीक है, जो कि इन एप्रोप्रिएट केसेस में इज रिवर्सिबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है बाय थेरापेटिक मीन्स एट एप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है ना, तो थेरापेटिक मीन्स आप सीखेंगे ट्रीटमेंट क्या है एट एप्रोप्रिएट टाइम।
तो जो केसेस, ये टाइम का मतलब क्या है कि अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे डिटेक्ट कर लेते हैं, अगर सही टाइम पे डिटेक्ट कर लेते हैं, तो हम इसे विजन जो आपका डिक्रीज हुआ है उसको हम वापस दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। 6/6 विजन भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि एप्रोप्रिएट टाइम जो लिखा है ना, दैट इज एक्चुअली क्रिटिकल पीरियड, जिसके बारे में एम्ब्लायोपिया को जानने से पहले क्रिटिकल पीरियड पता होना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ब्रेन में डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ हो रहा होता है अभी भी, जैसे विजन है ना, और उसमें लाइट रेज पड़ रही हैं, ब्रेन को आदत पड़ रही है कि अच्छा ऐसा दिखता है, वर्ल्ड ऐसी है ना, ये इमेजेस ऐसे बनती होती है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है 3 इयर्स ऑफ एज तक का। अगर इस समय कुछ भी ऐसा हुआ जैसे कि आँख में पावर ज़्यादा आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा हो गई, या फिर अगर कोई कैटरैक्ट डेवलप हो गया, या फिर टोसिस हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से विजन लाइट प्रॉपर नहीं पड़ रही है रेटिना पे, तो क्या होगा, ब्रेन के विजुअल पाथवे उस आइज से जो होते हैं वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं। और ऐसा जो होता है दैट इज कंटिन्यूड अप टू 7 इयर्स ऑफ एज, है ना। तो 7 to 10 इयर्स तक की जो एज होती है, मतलब अगर अब देखा जाए तो 7 साल की जो उम्र होती है बच्चों की, वो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट तब तक हो चुका होता है। तो अगर इस वक्त हमने पेशेंट को देख लिया, अगर इस वक्त हमारे पास पेशेंट आ गया और उसकी हमें पता लग गया अरे इसको तो एम्ब्लायोपिया है, लेजी आई है, तो हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे हम पेशेंट को फुल विजन दे सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा, इसलिए जानना ज़रूरी है हर एक को कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है और कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं इसकी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये तो थी आपकी जो डेफिनेशन है जो बुक्स में लिखी हुई है, और पूरा एक लाइन में बता दिया गया कि एक्चुअली होता क्या है। आपको अभी जैसे क्लिनिक में आता है ना, तो पेशेंट के लिए जैसे क्लिनिकली अगर डिस्क्राइब किया तो कैसे किया है कि 2 आईज है, एक नॉर्मल आई है और एक आपकी जिसमें विजन कम है, जिसको एम्ब्लायोपिक आई बोल रहे हैं। तो इन दोनों आईज में जो डिफरेंस होता है दैट शुड बी 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन का डिफरेंस होना चाहिए या उससे ज़्यादा, ठीक है। यानी जब स्नेलन विजन चार्ट पे आप लेते हैं तो 2 लाइंस का डिफरेंस होना चाहिए। एक जो अगर एक आई है 6/6 पढ़ रही है, तो जो अदर आई है उसको 6/12 अगर पढ़ेगी, तो हम मानेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस है, एंड दैट दिस आई जिसमें लेस विजन है दैट इज एम्ब्लायोपिक, है ना, वो लेजी आई है आपकी। तो ये होता है 2 लाइंस का डिफरेंस वाली जो बात है, ये आपकी क्लिनिकली आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगी। ऑलराइट, तो ऐसे टेस्ट कर सकते हैं आप विजन लेंगे तो। और इसके साथ ही एक और चीज़ है, इसको क्लासीफाई भी किया गया है। क्लासीफाई मतलब कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैंने कहा ना 6/12 का विजन है, तो मोस्टली जो 6/12 से कम विजन वाले जो बच्चे हैं ना, उनको एम्ब्लायोपिया कहा जाता है, उनको एम्ब्लायोपिया है। और इसमें क्या होता है ना कि जो मॉडरेट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है कि 6/12 तक का विजन, ठीक है। अगर 6/12 तक का विजन है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 6/12 का विजन है, तो एम्ब्लायोपिया तो हो ही गया उसको। मॉडरेट एम्ब्लायोपिया होता है 6/12 से लेकर 6/24 तक, यानी कि 6/12 विजन होना, 6/18 विजन होना एंड 6/24 विजन होना। अगर किसी आई में ऐसा है तो दैट इज मॉडरेटली एम्ब्लायोपिक आई, ठीक है। और अगर किसी आई का 6/24 से कम विजन है, 6/24 से कम विजन होने का मतलब है कि 636 हो गया, 660 हो गया या इससे भी कम, तो ये होता है सीवियर एम्ब्लायोपिया। तो मॉडरेट और सीवियर एम्ब्लायोपिया का ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद करना, क्योंकि थोड़ा सा ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब जो मैंने ये ब्रॉडली बताया, इसको धीरे धीरे करके पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, और इसमें डिस्कस होगा रिफ्रैक्टिव और स्ट्रैबिस्मिक, और क्यों होता है, कैसे होता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, और लास्ट में ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा है, देखते रहिएगा। ओके, सो अभी रिफ्रैक्टिव सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव मोस्ट कॉमन ही होता है। अगर आपके पास पेशेंट आता है और इसमें क्या होता है, एक आई में बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होती है और एक आई में रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होती है, या फिर दोनों ही आंखों में बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होती है। तो उसमें पहला टर्म मैंने यहाँ पर लिखा है एन आइसोमेट्रोपिक, यानी दोनों आंखों में अलग अलग रिफ्रैक्टिव एरर होना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर आपको पता है 3 टाइप्स की है, कैसी, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो कौन कितना टॉलरेट कर सकता है, तो इसमें सब ऐसा है ना कि जो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, जिनमें प्लस का पावर होता है, उनमें बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी
एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। तो ऐसा देखो यहाँ पर क्या है कि एक निमोनिक बना दिया मैंने। कभी कभी पूछते हैं कि कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है HAM, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड मायोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया के नीचे लिखा है 1.5, यानी कि अगर मेरी राइट आई और लेफ्ट आई में +0.5 का डिफरेंस है प्लस के पावर में, तो जो आंख में हायर पावर होगा ना वो एम्ब्लायोपिया हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी आंखें हैं ना वो +1.5 का डिफरेंस एडजस्ट कर सकती हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो जितना इमेजेस ब्लर हो रही होती हैं +1.5 तक का वो बर्दाश्त कर लेगी। उसके ऊपर अगर जाएगा ना तो फिर एम्ब्लायोपिया डेवलप होने के चांसेस हो जाती है, ब्रेन उसको कंपेंसेट नहीं कर पाता है। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म लिखा है 2 डायोप्टर, यानी दोनों आंखों में अगर 2 डायोप्टर सिलेंड्रिकल, जैसे कि एक आंख में आपका 1 है, दूसरी आंख में 3 है, तो 2 डायोप्टर से ऊपर, अभी तक तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 3.5 हो गया तो 2.5 मतलब, यानी कि दोनों आंखों में 2 डायोप्टर से ज़्यादा का एस्टिग्मेटिज्म का डिफरेंस है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो वीकर आई है उसमें एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। ऐसे ही मायोपिया में लिखा है 3 का डिफरेंस। मायोपिया जो होता है वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं हम, है ना, तो 3 डायोप्टर का डिफरेंस अगर वो, जैसे 3 डायोप्टर है एक आंख में, दूसरी आई में 6.5 है, तो फिर 6.5 वाली आई में एम्ब्लायोपिया डेवलपमेंट होने के चांसेस है। माइनस के पावर की बात कर रही हूँ मैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, छोटा सा एक रीज़न है इसका। हाइपरमेट्रोपिया क्यों जल्दी डेवलप हो जाता है? हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। ठीक है, हमें नज़दीक का नहीं दिख रहा होता है। और जब क्या होता है ना कि अगर एक आई में पावर ज़्यादा है, एक आई में ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया को कंपेंसेट करने के लिए एकोमोडेशन होता है। अगर एक आई नॉर्मल है, एक आई नॉर्मल है, तो क्या हो रहेगा, वो नज़दीक की चीज़ें ऐसे देख रहा होता है, तो एकोमोडेशन इस आई से ब्रेन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो पता है कि भाई मुझे तो दिस आई जो है ये से देख रही है ना, तो इस आई को क्या करेगा, इसमें मेहनत ही नहीं करेगा। ऑलराइट, तो हमेशा इमेज क्या होती है, ब्लर बन रही होती है। अगर दोनों आंखों में हाइपरमेट्रोपिया होता है तो क्या होता है, इमेज क्या होती है, बियॉन्ड द रेटिना बन रही होती है, पीछे की तरफ बन रही होती है। जैसे हाइपरमेट्रोपिया ना, अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर पे अगर लेक्चर चाहिए तो मुझे बताइएगा। दिस इज द बेसिक, आपको मालूम होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो होती है वो बियॉन्ड द रेटिना बन रही होती है, पीछे बन रही होती है। तो इतना एकोमोडेशन करना पड़ेगा कि इमेज जो है वो रेटिना पर फोकस हो जाए। ठीक है, इतना ज़्यादा एकोमोडेशन लगाना पड़ता है बच्चे को, तो इतना पावर इसके पास होता नहीं है। तो क्या होता है कि उसको हमेशा ब्लर दिख रहा होता है। जो ज़्यादा पावर है उस आई में, या फिर दोनों आंखों में अगर हायर पावर है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो दोनों आंखों से हमेशा इमेज ब्लर दिख रही होती है, इसलिए ज़्यादा ब्रेन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दोनों आंखों से देखना छोड़ देता है। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में इमेज आगे बन रही होती है रेटिना के, है ना, और जो आंखें ब्लर है उसमें क्या होता है ना कि जिस आई में प्रॉब्लम है, मायोपिया में जिस आई में प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या होता है कि मायोपिया में क्या करते हैं, हम पास का पढ़ सकते हैं, दूर का नहीं दिखता। उल्टा होता है ना, इमेज आगे बन रही होती है रेटिना के, और दिस इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस, मतलब हम नज़दीक का देख सकते हैं मायोपिया में। तो जिस आंख से नज़दीक का देख सकता है बच्चा, उस आंख से नज़दीक का देखा है, और जिस आंख से दूर का देख सकता है उस आंख से दूर का दिखेगा, तो उसे पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है, तो इसीलिए मायोपिया जो होता है वो ज़्यादा करके टॉलरेट हो जाता है। अगर इसका रीज़न नहीं भी आए तो आपको बस इतना बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया में इमेजेस जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली ब्लर रहती हैं, इसलिए जल्दी डेवलप होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है आइसोमेट्रोपिक। यही बात है कि बायलेटरल, मतलब दोनों ही तरफ अगर प्रॉब्लम है रिफ्रैक्टिव एरर की, तो उसको आइसोमेट्रोपिक एरर बोला जाता है। उसमें हाइपरमेट्रोपिया है वो दोनों आंखों में कितना होगा, अगर +4 से +5 तक का है, उसके ऊपर गया, उसके ऊपर अगर गया तो एम्ब्लायोपिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बायलेटरल की बात हो रही है, दोनों आंखों में इतना पावर रहेगा। मायोपिया जो होता है 5 से 6 डायोप्टर तक का बर्दाश्त हो जाएगा, इससे ऊपर अगर गया तो फिर आपका बायलेटरल एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्लायोपिया का मतलब याद रखना, इट शुड बी लेस देन 612। ठीक है, 612 से कम होना चाहिए। मॉडरेट इज 612 से 624 एंड सीवियर एम्ब्लायोपिया इज लेस देन 624, ये याद रखना। ओके, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म कम ही टॉलरेट कर रहा है। 2 से 3 डायोप्टर का, अगर दोनों आंखों में 2 से 3 डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है तो चलता रहेगा। इससे ऊपर बढ़ा 3.5 लगभग चला गया दोनों ही आंखों में, तो दोनों आंखों से ब्रेन जो है देखना बंद कर देगा। यही इसका
मतलब है रिफ्रैक्टिव जो आपका एम्ब्लायोपिया है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैबिस्मिक। सीधी सी बात है, डेविएटेड आई है। स्ट्रैबिस्मिक में क्यों डेवलप है, बाहर की तरफ डेविएटेड है या अंदर की तरफ डेविएटेड है। तो उस जो डेविएटेड आई है उसमें विजन कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है ना कि अब एक रीज़न बताया गया है कि जो ईजोट्रोपिक आई होती है, जो अंदर की तरफ आंखें जा रही होती है ना, उसमें ज़्यादा एम्ब्लायोपिया डेवलप होता है। तो एम्ब्लायोपिया ज़्यादा डेवलप क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर पूछा जाए कभी ना तो बताना। देखो क्या हो रहा है कि ईजोट्रोपिया, अगर ये वाली आई है ना मेरी, तो इधर देख रही है, ठीक है। तो आपकी जो आई होती है ना, उसमें टेम्पोरल फील्ड का विजन जो होता है, जो हमारा रेटिना है, जो टेम्पोरल फील्ड को देख रहा होता है, नेजल रेटिना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। देखा ना कि कितना सारा विजन हो रहा होता है, बहुत स्ट्रांगली ऐसे गैंग्लियन सेल बने ही हो रहे होते हैं। और नेजल तरफ से आने वाले जो कि टेम्पोरल रेटिना है, वो थोड़ा वीक होता है। तो हम टेम्पोरल फील्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, उसकी फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होती है। अब आई क्या हुई है, नेजली रोटेट हो गई है ईजोट्रोपिया में, तो ये वीकर पड़ने लगती है, ठीक है, वीक होने लगती है। और दिस आई जो नॉर्मल आई है वो अभी टेम्पोरल फील्ड से, तो इसका कंपटीशन कहाँ से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को देख रही है उधर, तो इसका कंपटीशन टेम्पोरल फील्ड से। तो दिस आई की टेम्पोरल फील्ड ज़्यादा होती है, इसलिए ईजोट्रोपिया जो आई है, जो कि नेजल तरफ रोटेटेड है, इसीलिए ये वीक पड़ जाती है। समझ आया तो ठीक है, नहीं तो बस इतना याद रखना है कि ईजोट्रोपिया में ज़्यादा होता है। एक्सोट्रोपिया में उल्टा होता है। कि एक्सोट्रोपिया एक ये बात ये भी है कि एक्सोट्रोपिया जो होता है ना, इंटरमिटेंट होता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप ये पढ़ोगे भी एक्सोट्रोपिया में कि इंटरमिटेंट कभी होता है कभी नहीं होता है, एकदम से डेवलप कम ही होता है ना। तो एक्सोट्रोपिया में इंटरमिटेंट रहता है, तो थोड़ा बहुत विजन रहता है उसमें, और आंख बाहर की तरफ डेविएट रहती है, तो टेम्पोरल तरफ ही तो देख रही होती है ना। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ देख रही होती है ना। तो इसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन किससे है, इस आई की नेजल फील्ड से है। तो हमेशा टेम्पोरल फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेजल फील्ड। तो बस सिंपल सा इसका यहाँ का मतलब यही है कि स्ट्रैबिस्मस में, ईजोट्रोपिया में जल्दी डेवलप होता है एम्ब्लायोपिया। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल बायनोकुलर इंटरेक्शन है, एक आई डेविएटेड है। और सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई आई मैंने सीधी है, मैंने घुमा दिया आपकी आंख को, तो डिप्लोपिया नहीं होने लगेगा, एक इमेज यहाँ से बन रही है, एक इमेज ऐसे बन रही है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, ब्रेन में क्या सिग्नल्स जान रखते हैं कि भाई इस आंख से देखना छोड़ दो, ताकि मुझे एक पर्टिकुलर अच्छी इमेज दिखाई देती रहे। इसीलिए उस आंख में विजन कम हो जाता है। दिस इज एबनॉर्मल बायनोकुलर इंटरेक्शन। रिफ्रैक्टिव और स्ट्रैबिस्मस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके टाइप्स भी होते हैं। जब आप पढ़ोगे कि स्ट्रैबिस्मस में अगर आपने रिफ्रैक्टिव करेक्शन किया है, तो कई बार जो आपका स्ट्रैबिस्मस है वो भी करेक्ट होने लगता है और एम्ब्लायोपिया भी डाउन होने लगता है, इसलिए दोनों एक साथ भी चलते हैं। नेक्स्ट है विजुअल डिप्राइवेशन, यानी इसका मतलब है कि आंख में लाइट ही नहीं पड़ रही। तो क्यों नहीं पड़ रही, बच्चा पैदा हुआ उसको कंजेनिटल कैटरैक्ट है, या फिर ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो गया है बचपन में ही, अगर कोई ट्रॉमा हुआ है आंख में, आप कोई कॉर्नियल ओपेसिटी है तो बाय बर्थ ही है, या फिर एक्वायर्ड है, कोई चोट लगी है उसकी वजह से हो गई है, या फिर टोसिस है, ठीक है, आपका पूरा आई कवर्ड है, लिड से कवर्ड है। तो कभी कभी कैपिलरी हेमेंजियोमा भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा होता है कि वो लिड को पूरा डाउन कर देते हैं, तो लाइट नहीं जा पाती है। और कभी कभी विट्रस हैमरेज। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे विजुअल डेप्रिवेशन, यानी स्टिमुलस ही नहीं जा रही है अंदर, ठीक है, लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो क्या होगा, ब्रेन को लगेगा कि ये आंख इसकी नहीं है। तो विजुअल पाथवे के जो कनेक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं और कॉर्टिकल चेंजेस होते हैं, इसीलिए वो आई एम्ब्लायोपिया में बदल जाती है। इसके बाद देखो, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कभी नहीं बोलना। उसके बाद है आपका ये जो मैंने लिखे हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये एक बुक है वॉन नूडर, उसमें लिखा हुआ है। तो देखो दो इंपॉर्टेंट इसमें देखो, ऑर्गेनिक एंड इडियोपैथिक। देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि अगर आपने एग्जामिन किया, अभी हमने पढ़ा ना कि मतलब कि कोई भी कॉज इसमें नहीं दिखाई देगा, आप ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे तो कोई भी कॉज नहीं दिखाई देगा। तो लेकिन ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया इस टाइप का एम्ब्लायोपिया है कि जब आप फर्दर एक स्टेप ऊपर जाओगे, जैसे कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज होती है, जैसे VEP है या ERG है, इसमें क्या होता है ना कि आप बहुत माइन्यूटली आप चेक कर सकते हो कि आपका रेटिना प्रॉपर है कि नहीं है, तो विजुअल पाथवे इंटैक्ट है कि नहीं है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ नहीं दिख रहा होता है, लेकिन आपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज करी है, तब आपको पता चलता है अरे इसके रेटिना में तो प्रॉब्लम है। सो दिस इज ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक एम्ब्लायोपिया होता है, ये भी कहीं कहीं मिलता है। तो ये एक टाइप है एम्ब्लायोपिया का। उसके बाद है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक
मुश्किल है पता करना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको, ठीक है, प्लस का पावर होता है। अब क्या है, इडियोपैथिक है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है थोड़ा एकोमोडेशन पावर उसकी वजह से वो उसका जो नॉर्मल हमारा आई साइट है ना, 6 विजन, वहाँ तक आ जाता है, ठीक। और बहुत सारे चेंजेस हैं, वो आगे कभी बताऊंगी, पर इतना याद रखना है कि क्या होता है कि विजुअल जो कुछ चीज़ें हैं ना, इस पूरे डेवलपमेंट में क्या होता है, कभी कभी माइनर इंसल्ट हुई हो, यानी कि थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव एरर हुआ हो या सम डैमेज हैज़ हैपन, कुछ भी अगर हुआ है तो क्या होता है अपने आप ही कवर हो जाता है। ये बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम पता लगाते रह जाते हैं अपने क्लिनिक्स में, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता पेशेंट को क्या हुआ है। सो दिस इज इडियोपैथिक। तो अपने आप ही जब बच्चा छोटा था तब उसको कुछ प्रॉब्लम हुई और हील हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया, और हमें नहीं पता चलता है, हम कितना भी कोशिश करते रहते हैं। सो दिस इज इडियोपैथिक। सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद आप इडियोपैथिक एम्ब्लायोपिया को नाम दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर एक है रिवर्स एम्ब्लायोपिया। रिवर्स एम्ब्लायोपिया मतलब आगे हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऑक्लूजन थेरेपी होती है। ऑक्लूजन मतलब एक आई को ऑक्लूड किया जाता है, उस पर पट्टी लगाई जाती है। तो कभी कभी जब पेशेंट ठीक से नहीं करते हैं, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, कहाँ कोई पट्टी लगी ही रह गई है ना, या फिर मतलब उसी आँख से अगर नहीं देखता है, जो नॉर्मल आई पे पट्टी लगाई जाती है, नॉर्मल आई को ऑक्लूड किया जाता है ताकि एम्ब्लायोपिक आई देखे, ज़बरदस्ती उसे दिखवाया जाता है ना। तो क्या होता है कि नॉर्मल आई पे ध्यान नहीं दिया, वो रह गई ऑक्लूडेड, है ना, उसको, तो क्या होगा, ब्रेन को क्या लगेगा कि अब तो नॉर्मल आई ही नहीं देख पा रही है, तो उसमें अलग तरीके के कनेक्शन बनने लग जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज रिवर्स एम्ब्लायोपिया। हम गए थे ट्रीट करने फेलो आई को, जो एम्ब्लायोपिक आई थी उसको, और हो गई क्या, जो नॉर्मल साउंड आई थी उसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो गया। तो ये है रिवर्स एम्ब्लायोपिया, ठीक है, साउंड आई में डेवलप होना। लास्ट टाइम लिखा है टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया, ये एक अलग टॉपिक है। और टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया क्या होता है ना कि अगर आपकी जो रेटिना है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज ड्यू टू मतलब कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि आपका है इथाम्ब्यूटोल है या क्विनिन है ना, और मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन सब की वजह से, या न्यूट्रिशनल है तो उसकी वजह से अगर कोई डैमेज हो रहा था तो उसको टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। दैट इज अ टर्म जो इनमें यहाँ पर रिवर्स तक ही आपको क्लासिफिकेशन बताना है, या इडियोपैथिक बताओ इट्स बेटर। अगर कोई बहुत ज़्यादा पूछता है तो टॉक्सिक एम्ब्लायोपिया एक टर्म होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब हम आते हैं कहाँ, क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। हमें ब्रॉडली पता हो गया एम्ब्लायोपिया क्या होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है ना, क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, सीधी सी बात है, आपके पास पेशेंट आ रहा है तो क्या करेगा, उसको नहीं दिखाई देता है तो क्या होता है, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी। अच्छा, जो मेरा पहले का वीडियो है ना, विजुअल एक्यूटी इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों में एम्ब्लायोपिया ज़्यादा मिलता है, तो बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि इसे दिखाई दे भी रहा है कि नहीं। तो दिस इज डिक्रीज विजुअल एक्यूटी सबसे पहली चीज़ होती है ना। और हमने पढ़ लिया कि लेस देन 6/12 होती है तो हम एम्ब्लायोपिया डिक्लेयर कर देते हैं, अगर हमें फंडस में कोई चेंजेस नहीं मिल रहा है तो। उसके बाद लिखा है क्राउडिंग फिनोमेनन। ये क्या चीज़ है, देखो ब्रेन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्राउडिंग फिनोमेनन का मतलब क्या है कि आप अगर सिंगल लेटर अगर पेशेंट को शो करोगे ना, जैसे ए है या फिर आपने डी शो किया है, तो सिंगल सिंगल अगर आप बताएंगे तो फिर पेशेंट आराम से पढ़ लेगा। लेकिन अगर क्राउडेड यानी कि एक लाइन में एक साथ लिखे होंगे, है ना, क्लोजली लिखे होंगे, तो पेशेंट नहीं पढ़ पाता है। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना कि कुछ पिक्चर चार्ट्स होते हैं, उसमें इसको चीज़ को टेस्ट करने के लिए क्राउडेड जो होता है, लेटर्स को एक साथ लिखा गया होता है, पिक्चर्स को एक साथ बनाया गया होता है, टू आइडेंटिफाई कि इस पेशेंट में एम्ब्लायोपिया है कि नहीं। क्योंकि सिंगल सिंगल आप दिखाते चलोगे, पेशेंट बताता चलेगा, आप खुश हो जाओगे कि अरे वाह इसकी तो आई सही है। लेकिन क्राउडिंग फिनोमिनन होता है, जो एम्ब्लायोपिया के पेशेंट होते हैं वो एक लाइन में जो लिखे हुए लेटर्स रहते हैं ना, उनको पढ़ने में उन्हें दिक्कत आ रही होती है। दिस इज क्राउडिंग फिनोमिनन। फिर है फिक्सेशन प्रेफरेंस। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई आई नहीं दिख रही है, एम्ब्लायोपिया है उसमें नहीं देखना है, आप उसी आँख को ऐसे बंद कर दो ऐसे करके, तो भी बच्चा क्या है, खुश रहेगा, हाँ, कुछ भी अपना काम जो करा था वो करता रहेगा। लेकिन अगर मैंने साउंड आई को बंद कर दिया, उसके आगे अगर पट्टी रख दी या हाथ लगा दिया, तो हाथ हटाने की कोशिश करेगा या फिर रोएगा, ऐसा। तो दिस इज फिक्सेशन प्रेफरेंस। ऑल्सो अगर कोई पेशेंट है जो नहीं बता पा रहा है, जैसे कि बोल नहीं पाते हैं, प्री वर्बल चिल्ड्रन हैं, तो एक टेस्ट और कर सकते हैं आप। जो साउंड आई है, जो आपको लग रहा है कि सही हो सकती है आई, या फिर रैंडमली किसी भी एक आई के ऊपर आप प्रिज्म रखिए, ठीक है। आप
प्रिज्म रखने की कोशिश करिए थोड़ा हाई पावर का, जैसे कि 30 या और कम कर दो या 20 समथिंग। ऐसा अगर आप प्रिज्म रखेंगे तो प्रिज्म रखने से क्या होता है ना, इमेजेस शिफ्ट होती हैं। तो अगर एम्ब्लायोपिक आई होगी, इमेजेस का शिफ्टिंग इतनी नहीं होगी तो पेशेंट को मालूम ही नहीं चलेगा, वो आराम से बैठा रहेगा। लेकिन अगर साउंड आई के सामने अगर प्रिज्म आपने रखा हुआ है तो क्या होगा, पेशेंट रेजिस्ट करेगा कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है या इमेजेस ब्लर हो रही हैं। तो ये एक तरीका है पता करने का इन जनरल ऐसे, ठीक है। सो फिक्सेशन प्रेफरेंस। देन आता है और भी चीज़ें होती है इसमें, स्टीरियो एक्यूटी यानी डेप्थ परसेप्शन जो होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो पेशेंट आता है तो आपको स्टीरियोप्सिस के टेस्ट भी करने होते हैं। स्टीरियोप्सिस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप याद कर सकते हैं, जैसे कि TNO टेस्ट होता है, इसमें टिटमस फ्लाई टेस्ट होता है, वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट होता है। दिस इज़ फॉर टेस्टिंग द स्टीरियो एक्यूटी, है ना, इसमें आप पता कर सकते हैं। और इसमें और चीज़ क्या होती है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, उस आई में ये प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ क्या लिखी है, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। अच्छा, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर जो होता है ना, वो क्या होता है कि आई में जो अगर आप आई के सामने एक फिल्टर होता है उसके आगे अगर लगा दो तो लाइट रेस को कम कर देता है ना। तो लाइट रेस को कम कर देता है। तो अगर एम्ब्लायोपिक आई के सामने आपने न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर लगाया है, लाइट रेस जिससे कम हो रही है, उसमें सरप्राइजिंगली क्या होता है, विजन बढ़ जाता है। अब ये होता है, इसको कहते हैं कि एम्ब्लायोपिया में मिजोपिक विजन बेटर होता है। मिजोपिक मतलब कि जो शाम हो रही होती है ना, जो लाइट कम हो रही होती है, नॉट डार्कनेस पर हल्की कम डिम लाइट में एम्ब्लायोप्स को ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो यही इसका बेसिस है कि न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर अगर एम्ब्लायोपिक आई पे लगाया जाए तो विजन बढ़ जाता है। इसके बाद क्या लिखा है, फिक्सेशन। फिक्सेशन सेंट्रल हो सकता है या इसेंट्रिक हो सकता है। जो पहले के वीडियो है स्ट्रैबिस्मस, उसमें मैंने बताया हुआ है, लेकिन अभी फिर से वही बात है, सेंट्रल हो सकता है यानी सीधा, अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑर्थोफोरिक है ना, ऑर्थोट्रोपिक है, पेशेंट अगर सीधा देख रहा है, स्ट्रेट है, तो सेंट्रल फिक्सेशन भी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर है फिर भी। या फिर अगर ई सेंट्रिक फिक्सेशन हो सकता है, इसका मतलब है ये हो सकता है आई डेविएटेड हो, तो क्या होगा, एक आई जो नॉर्मल आई है उसकी फोविया पे फोकस हो रही है, और अदर जो आई है उसमें कोई एक एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट है, वहाँ से फिक्सेशन लेना शुरू कर देता है और वहीं उसको ही मान लेता है कि दिस इज फोविया, है ना। तो ई सेंट्रिक फिक्सेशन होता है। ई सेंट्रिक फिक्सेशन मतलब सेंटर से हट के एक फिक्सेशन ले लेती है आई। तो जब आप टॉर्च लाइट डालेंगे पेशेंट की आंखों पे, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जब आप देखेंगे, हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट जो होता है ना, अगर आप वो देखेंगे तो आपको जो रिफ्लेक्स है वो थोड़ा सा सेंटर से दूर मिलेगा, हल्का सा दूर मिलेगा, ई सेंटर फिक्सेशन ले रहा होता है। और जब आप कवर अनकवर टेस्ट करेंगे, यानी कि जब अल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे, तो जो साउंड आई है इसमें तो टॉर्च लाइट सेंटर, उसका रिफ्लेक्स सेंटर पे ही बनेगा, लेकिन जो ई सेंट्रिकली फिक्सेशन होता है उसमें भी आई जो होती है उसमें कोई रीफिक्सेशन मूवमेंट नहीं लेगी, और जो टॉर्च लाइट है वो बाहर की तरफ, मतलब थोड़ा सा वही है जिस तरफ भी उसने फिक्सेशन पॉइंट बनाया हुआ उधर बन रही होगी। तो दैट इज ई सेंट्रिक फिक्सेशन, बाहर या अंदर जहाँ भी उस पेशेंट ने अपने आई का एक फिक्सेशन पॉइंट सेट किया होगा वहाँ पर टॉर्च रिफ्लेक्स बन रहा होता है। और ई सेंट्रिक फिक्सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कवर अनकवर टेस्ट करोगे ना, तो मोमेंट ऑफ रीड्रेस जिसको बोलते हैं कि वापस से जो फिक्सेशन है ना वो मोमेंट नहीं आता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहीं लाइट आ रही होती है। सो दिस इज योर फिक्सेशन। ये एम्ब्लायोपिया में मिल सकता है, आप एग्जामिन करोगे पेशेंट को तो मिलेगा। तो ये तो एक बात आ गई पूरी। अब ये एम्ब्लायोपिया होता है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रीट कैसे करोगे, तो सबसे ज़रूरी है, ट्रीटमेंट को जानने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है PEDIG, ठीक है, ये क्या है, और ATS लिखा है। तो PEDIG क्या था, एक ग्रुप था। ये क्या है, पीडियाट्रिक आई डिजीज इन्वेस्टिगेटर ग्रुप, है ना। और नीचे लिखा है ATS, दैट इज एम्ब्लायोपिया ट्रीटमेंट स्टडी। इन लोगों ने क्या किया था, 97 में ये बना था। इन्होंने ग्रुप लिया चिल्ड्रन का, 7 से 10 साल, मतलब उससे कम के जितने भी बच्चे थे, और इनके जो थे पेशेंट्स थे, एम्ब्लायोपिक पेशेंट्स थे, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए इसके अलग अलग ग्रुप बना के इन्होंने टेस्ट किया। जैसे कि रिफ्रैक्टिव करेक्शन को टेस्ट किया, और ऑक्लूजन थेरेपी को टेस्ट किया, और उन्होंने पेनलाइजेशन जो अभी हम पढ़ेंगे, है ना, कि फार्माकोलॉजिकल अगर हम करते हैं तो
क्या होता है, किस तरीके से मॉडरेट और सीवियर एम्ब्लायोपिया को ट्रीट किया जा सकता है, ये इसमें डिस्कस हुआ। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमको ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज लिखा हुआ है, यानी कि अगर कंजेनिटल कैटरैक्ट है तो तुरंत ऑपरेट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए ताकि एम्ब्लायोपिया डेवलप ना हो। कॉर्नियल ओपेसिटी है तो केराटोप्लास्टी करने की जरूरत पड़ सकती है, टोसिस करेक्शन करना पड़ सकता है, विट्रस हैमरेज ट्रीट करिए। तो हमेशा कॉज को पहले ट्रीट करना है ना। जो भी ऐसा कोई विजुअल डेप्रिवेशन जिसमें है उसको करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी देर तक रहेगा ना, जितना ड्यूरेशन रहेगा उतना सीवियर होता जाएगा। और अगर एक पर्टिकुलर एज निकल गई, अगर पेशेंट 60 साल से ऊपर चला गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी चेंज हो जाती है ना, मतलब रुक जाती है, फिर नहीं डेवलप होता है। सेकेंड लिखा है रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन। रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन जैसे कि बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन करने से चाहे यूनिलैटरल हो चाहे बायलैटरल हो, एम्ब्लायोपिया को पूरा रिवर्स किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर आपको हमेशा कैसे करनी है, बच्चों में हमेशा सैक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन करना ही करना है। इसका मतलब है आप एट्रोपिन से कीजिए, आप होमाइट से कीजिए, ठीक है। आपको हमेशा फुल सैक्लोपेजिक करेक्शन देना होता है। किन पेशेंट्स में? अगर पेशेंट्स में रिफ्रैक्टिव एरर है विद आपका डेविएशन, विद स्ट्रैबिस्मस, ठीक है ना। अब बच्चों के रिफ्रैक्शन के अलग से एक टॉपिक बनेगा, पर ये याद रखना है कि हमेशा सैक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन करना ही करना है किसी भी बच्चे में, अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर दिख रही है तो, और एम्ब्लायोपिया में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे यूनिलैटरल हो चाहे बायलैटरल हो, करना ही है। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट लिखा है ऑक्लूजन थेरेपी। ऑक्लूजन थेरेपी पहले तो बताती हूँ कि अगर एक आंख में एम्ब्लायोपिया है तो ऑक्लूजन थेरेपी क्या था ना, पहले था फुल टाइम ऑक्लूजन पहले चलता था। उसका मतलब क्या था कि जो आई एम्ब्लायोपिया है ना, इसका रूल क्या, ऑक्लूजन के पीछे क्या बेसिक है ना, कि जो आई आपकी एम्ब्लायोपिक है वो कम दिख रही है, उसको फोर्स किया जाए कि वो देखे। तो कैसे फोर्स करेंगे, हमको क्या करना है, जो साउंड आई है उसको कवर कर देना है। तो अब क्या होता था कि पहले चलता था, अगर आप पुरानी बुक्स में देखोगे, पुराना वीडियोस अगर देखोगे ना, तो पहले चलता था कि जितनी एज है उसके हिसाब से हमें पेशेंट को ऑक्लूजन देना है। ऑक्लूजन मतलब क्या हुआ, आप कैसे कर सकते हैं, या तो कोई कॉटन पैच लगा दीजिए, या फिर कलरफुल आजकल पैचेस आते हैं, है ना, एडहेसिव पैचेस आते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बच्चों को, ताकि मतलब एक गेम की तरह उनको किया जाए, क्योंकि बच्चे नहीं करते ऑक्लूड, है ना। फुल टाइम ऑक्लूजन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या होता है ना कि फुल टाइम ऑक्लूजन पहले कैसे दिया जाता था कि अगर बच्चा अगर 1 साल का है तो एक दिन आपको एम्ब्लायोपिक आई को साउंड आई को कवर करना है, दूसरे दिन आपको अदर आई को कवर करना है, एम्ब्लायोपिक आई को कवर करना है। अगर बच्चा 2 साल का है तो 2:1, यानी कि आपको साउंड आई को 2 दिन कवर करना है और एम्ब्लायोपिक आई को 1 दिन कवर करना है। ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि रिवर्स एम्ब्लायोपिया ना हो। अगर वही था ना कि अगर माता पिता अगर नहीं इतना जानते हैं, मोस्टली इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो साउंड आई कवर ही ला जाती है और रिवर्स एम्ब्लायोपिया हो जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने एज वाइज बनाया था, ठीक है। 2 साल का है तो 2:1 करना है, 3 साल का है तो 3:1 करना है। फुल टाइम रखा गया था, पूरे टाइम साउंड आई को बंद रखा गया था, एक्सेप्ट फॉर 1 डे, ठीक है। वीक में ऐसे शेड्यूल बना के दिया जाता था। पर जो ये स्टडी हुई थी, इन्वेस्टिगेटर ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया, ऑक्लूजन थेरेपी जो होती है, जो मॉडरेट एम्ब्लायोपिया होते हैं, मॉडरेट एम्ब्लायोपिया मतलब जिनका विजन 612 से 624 है, उनको अगर पर डे अगर 2 आवर्स की पैचिंग की जाए तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। जो साउंड आई है अगर 2 आवर्स के लिए कवर कर दिया जाए तो भी सफिशिएंट है। और सीवियर एम्ब्लायोपिया में 6 आवर की जो पैचिंग की जाती है वो भी इक्विवेलेंट है अगर आप फुल टाइम ऑक्लूजन करें तो इससे क्या हुआ कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कहते हैं कि अरे ये क्या है ना, एक सोशल आपको प्रॉब्लम होने लगती है बच्चों को, है ना। एक आँख कवर है तो बच्चे खींच के निकाल भी देते हैं, तो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाता था। तो इससे क्या हुआ, 2 घंटे के लिए अपना स्कूल से आया, 2 घंटे के लिए लगाया उसने पैच, और फिर उसके बाद अपना नॉर्मल काम कर सकता है। जब 2 घंटे पैच लगा हुआ रहता है तो उसको एडवाइस रहता है कि वो ड्राइंग्स करे या पेंटिंग करे, नियर वर्क करे, ताकि ब्रेन को पता चले कि अच्छा ये वाली आँख तो है, ये तो काम कर रही है। ऐसे ही 6 आवर की पैचिंग थी इन सीवियर एम्ब्लायोपिया में, दोनों मतलब बराबर थी फुल टाइम ऑक्लूजन के, और ये बहुत काम करती है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। एम्ब्लायोपिया बहुत जल्दी रिवर्स होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव एरर है
और मतलब है अगर पेशेंट को और एम्ब्लायोपिया काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो आप दोनों चीज़ें एक साथ प्रिस्क्राइब करते हैं, चश्मा पहनाते हैं और उसके साथ ही आप ऑक्लूजन थेरेपी भी देते हैं। कुछ ना कवर भी आते हैं कि एक आई को कवर कर दिया जाता है इसके ऊपर, जैसे पहना दिया तो चश्मे के ऊपर ही पहन लेता बच्चा, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। बेस्ट है कि आप पैच करवाएं बच्चे को। ओके, अगर एक चीज़ और है सॉरी, अगर बाइलेटरल अगर एम्ब्लायोपिया है यानी दोनों ही आंखों में है, ठीक है, तो ऑक्लूजन नहीं एडवाइजेबल होता है। जनरली एडवाइजेबल तभी होता है जब आप ट्रीट करते जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन करके इसको एडवाइजेबल रिफ्रैक्टिव एरर जो है उसको करेक्ट कीजिए। और अगर दोनों आंखों में कुछ डिफरेंस आ रहा है तब आप ऑक्लूजन थेरेपी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्लूजन थेरेपी के जैसा ही अब नहीं है अगर, तो एक है जैसे बैंजर्टर फिल्टर। ये क्या होता है? बैंजर्टर या बैंगर्टर फिल्टर होता है, ये क्या होता है? ट्रांसलूसेंट एक ऑक्लूडर की तरह है। उसको क्या करते हैं, आई के ऊपर जो साउंड आई है उसके ऊपर पहना देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे एम्ब्लायोपिक आई जो है वो ज़्यादा देखे, बस वही है। तो कभी किसी ने पूछा एक फिल्टर यूज करते हैं तो बैंजर्टर फिल्टर होता है। ये इतना कॉमन नहीं है, ऑक्लूजन इज मच बेटर। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पिनलाइजेशन। ये क्या होता है कि कई बार बच्चे ऑक्लूजन थेरेपी नहीं फॉलो करते हैं, पेरेंट्स भूल जाते हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, निकाल दिया उसने पट्टी, तो क्या करना है? पिनलाइजेशन। ये क्या होता है? हम जानबूझ के पेशेंट की आंख को ब्लर कर देंगे विद द यूज ऑफ सम ड्रग्स। जैसे कि वो ड्रग्स क्या है? सबसे हमारे पास काम की ड्रग है एट्रोपिन 1%। क्या करना है? जो साउंड आई है उस आई में एट्रोपिन डाल दीजिए, ठीक है। साउंड आई में एट्रोपिन डाल दो, उसका एकोमोडेशन खत्म हो जाएगा, तो वो आई दिखेगी ही नहीं। तो क्या होगा? पेशेंट जानबूझ के एम्ब्लायोपिक आई से देखेगा, है ना। तो इसके लिए क्या बताया गया कि जो मॉडरेट एम्ब्लायोपिया होता है ना, उसमें क्या कर सकते हैं आप? डेली 1% एट्रोपिन डाल सकते हैं साउंड आई में। और जो आपका सीवियर एम्ब्लायोपिया उसमें वीकेंड मतलब सैटरडे संडे आपने डाला, और इससे क्या होता है कि एकोमोडेशन लॉस्ट हो गया तो एम्ब्लायोपिया हो जाएगा। ध्यान रखना होता है पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को भी, हमेशा क्लोज फॉलोअप पे रखना होता है कि कुछ उल्टा ना हो जाए, है ना। तो ये क्या होता है ना कि रिवर्स एम्ब्लायोपिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन थेरेपीज से, तो हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी जैसे ये सारी थेरेपीज एक साथ यूज़ की जाती है, रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन, ऑक्लूजन और पिनलाइजेशन, है ना। तो क्या करते हैं, एक चीज़ और बताना चाहूँगी अभी यहाँ पे कि पिनलाइजेशन ऑप्टिकल भी होता है। ऑप्टिकल मतलब साउंड आई का जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसे पूरा करेक्ट मत करो, थोड़ा सा उसको ब्लर छोड़ दो, तो उससे भी क्या होगा, जो साउंड आई है उससे उसको कम दिखने लगेगा, उसका करेक्शन ही नहीं है ठीक से, आपने ठीक ही नहीं किया उसको, तो ये होता है ऑप्टिकल पिनलाइजेशन, है ना। आपने ड्रग्स नहीं डाली और चश्मे का नंबर ही कम करेक्ट किया है, तो जानबूझ के एम्ब्लायोपिक आई जो है उसे वो देखेगा। तो क्या होता है, ये सारी बहुत इंटेंसिव थेरेपी है और आपको बहुत क्लोज फॉलोअप रखना होता है, नहीं तो रिवर्स एम्ब्लायोपिया बहुत जल्दी डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर इनको आपको स्टॉप करना है, मतलब स्टॉप कब करना है ये बताना है, तो रिफ्रैक्टिव एरर तो रहेगा ही, उसको नहीं। ऑक्लूजन थेरेपी स्टॉप करने का मुझे बताना है कि अगर आप पेशेंट को पहले तो हर मंथ पे, नहीं तो 15 डेज पे ऑप्टिक पर देखते रहिए कि प्रॉपरली कर भी रहा है कि नहीं। और आप क्या करना है, 3 to 6 मंथ तक उसको देखना है। अगर पेशेंट का विजन नॉर्मल आ गया, 6/6 हो गया, तो स्टॉप कर देना होता है ना। इंप्रूवमेंट आ रहा होता है तो, है ना, 6/6 तक आ गया तो स्टॉप कर देना होता है। या फिर अगर इंप्रूवमेंट नहीं आया होता है, 3 to 6 मंथ एकदम प्रॉपरली उसने फॉलो किया तब भी, तो इसका मतलब है ऑक्लूजन थेरेपी भी फेल हो गई है। लेकिन ये हमेशा एडवाइजेबल है कि किसी भी एज का है आपके पास पेशेंट, तो अगर उसने पहले कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लिया है, पहले एम्ब्लायोपिया का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो आपको हमेशा एक ट्रायल ऑक्लूजन थेरेपी का देना चाहिए। ऐसे कभी कभी रिवर्सिबल हो जाता है, ये एडल्ट्स में कहीं स्टडीज़ में प्रूव किया जा रहा है। ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट है एडल्ट्स में करना एम्ब्लायोपिया ट्रीट, पर काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं, मेडिकल में दिक्कत आती है, मेडिकल जब एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो एक ट्रायल किया जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है, अब ये एक्स्ट्रा है कुछ, है ना। फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज आजकल एडवाइस की जाती हैं। इसमें आता है लिवोडोपा, है ना, आपका जो है, और फ्लॉक्सिटिन आता है, ठीक है। ये और डोनेपेजिल है। ये ड्रग्स जो हैं क्या की गई हैं,
एम्ब्लायोपिया में कॉर्टिकल चेंजेस लाने में इम्पॉर्टेंट मतलब एक रोल प्ले करती हैं, इसीलिए ट्रायल किया गया है इनका। इसमें सबसे ज़्यादा एक जो काफ़ी फेमस है दैट इज सिटीकोलिन। सिटीकोलिन क्या होती है, आपकी जो मेम्ब्रेन होते हैं ना सेल के, उसके फॉस्फोलिपिड्स उनको बनाने में मदद करती है। तो जो सिटीकोलिन है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और वो कैसे देना होता है 500 mg फॉर 12 वीक्स तक हम देते हैं। तो ये एक ट्रायल किया गया है सिटीकोलिन का, तो ये भी कभी पूछा जाए तो ये काफ़ी अच्छी फेमस ड्रग है ना। अब एक लास्ट है दैट इज बाइनोकुलर स्टिमुलेशन। अब क्या है, ये न्यूअर टेक्निक्स हैं, है ना, एडल्ट्स में भी किया जाता है, बच्चों में करे तो बहुत जल्दी आता है। उसमें क्या है ना कि बाइनोकुलर स्टिमुलेशन हमने देखा ना कि आपकी एक आई कम देख रही है, एक आई ज़्यादा अच्छे से देख रही है, इसलिए एम्ब्लायोपिया होता है। तो इसी के ऊपर डिपेंड किया गया कि इंटरेक्शन को, अगर बाइनोकुलर इंटरेक्शन को अगर हम नॉर्मल कर दें तो फिर ब्रेन को अगर आदत डाल दें कि नहीं जो आपकी एम्ब्लायोपिक आई है उसमें भी अभी भी विजन है, तो एक लर्निंग के थ्रू कुछ देर तक अगर ये थेरेपी दी जाती है जो कि डिजिटल है मोस्टली, तो क्या होता है ब्रेन को थोड़ा सा याद आने लगता है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। तो उसमें जैसे कि है ना कि जो मैंने लिखा हुआ है जैसे परसेप्चुअल लर्निंग, इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपने ट्रेनिंग किया तो आपको दिखने लग जाएगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 2-3 चीज़ें थी उसमें बताती हूँ क्या है। गैबर डिटेक्शन, ये क्या था ना कि ग्रेटिंग्स इस टाइप की थी, इनका कॉन्ट्रास्ट जो था कॉन्ट्रास्ट था वो डिफरेंट उसमें होता था, अलग अलग एंगल्स पे होता था। तो इस डिटेक्शन को यूज़ किया जाता है कुछ थेरेपीज में। ये इतना फेमस नहीं है, फिर भी एक नाम पता होना चाहिए, गैबर डिटेक्शन। और एक है कैम सिमुलेटर। कैम सिमुलेटर था कैम्ब्रिज विजुअल स्टिमुलेटर। ये क्या है ना, इसमें जैसे ना ग्रेडिंग्स होती हैं, सिन वेव ऐसे ग्रेडिंग होती थी, हाई कॉन्ट्रास्ट की ग्रेडिंग्स होती थी जो एम्ब्लायोपिक आई पे प्रोजेक्ट की जाती थी। इससे ब्रेन में सिग्नल्स जाते थे, ठीक है, कि विजुअल पाथवे को और मॉडिफाई हम कर सकते थे। तो कैम सिमुलेटर इसी का एग्जाम्पल है ये आपका। और इसके अलावा है एक आईपैड बेस्ड थेरेपी, जो आईपैड है आपके उसमें ही ऐसा मतलब पिक्चर्स और गेम्स रखे गए हैं बच्चों के लिए, जिसके ऊपर स्टडी भी हो रही है और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उससे भी आता है। तो उसमें ना अलग अलग तरीके से स्टिमुलाई होती है। जो एम्ब्लायोपिक आई है उसमें ज़्यादा स्टिमुलस जाती है और जो नॉर्मल आई है उसमें कम जाती है। न्यूअर जो है जिसको बोलते हैं डायकॉप्टिक ट्रेनिंग, डायकॉप्टिक मतलब एक आँख में अलग विजुअल स्टिमुलस, दूसरी आँख में अलग विजुअल स्टिमुलस। उसमें क्या है जो सबसे फेमस है, जो ये तो 2 है, उसका नाम लिखा है लुमिनोपिया 1। ये क्या है, जैसे VR हेडसेट देखते हैं ना कि वर्चुअल रियलिटी वाला, उस हेडसेट को पहना दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल आई है उसमें कम कॉन्ट्रास्ट के भेजे जाते हैं सिग्नल्स, जो वीडियो चल रहा होता है, और जो लेफ्ट आई है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट के भेजे जाते हैं। तो इससे सिमुलेटर्स आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, तो वो काफ़ी थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। तो इसके ऊपर भी स्टडी है, इसमें इम्प्रूवमेंट आया है 1 से 2 लाइन तक का। और साइबर साइड भी है। साइबर साइड एक मतलब आपको स्पेक्स बना दिया जाता है और फिर सामने कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होता है कि मोशन डायरेक्टेड, उसमें अपने आप डिटेक्ट करता है कि जो आई एम्ब्लायोपिक है उसका जो है इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस भेजनी है और जो नॉर्मल आई इसमें ब्लड इमेज भेजनी है। तो ये एक ट्रायल्स हैं, बहुत सारे चल रहे हैं इस समय और कोशिश की जा रही है कि एडल्ट्स में रिवर्स हो जाए एम्ब्लायोपिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोगों को पता नहीं है, और जब वो क्लिनिक में आते हैं तब मालूम चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एम्ब्लायोपिया। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे गए हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं। आपको जैसे MS के स्टूडेंट है तो उनको तो हमेशा पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर क्लिनिक में आप देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन, और आपको क्या याद रखना है, इसका ट्रीटमेंट जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से पढ़िए, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि रिफ्रैक्टिव एरर्स पे बनाऊँ, रेटिनोस्कोपी, स्टीरियोप्सिस, एस्टिग्मेटिज्म, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज हैं कि इसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं। अगर और भी कोई टॉपिक्स हैं तो ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक और इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये मेरा चैनल का नंबर है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर सकूँ, पर कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है। तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।